आज ये दास्तां है भारतीय कन्नड़ फिल्म की मशहूर अभिनेत्री, निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता की, जिसने अपने दौर में अपनी खूबसूरती और बेहद आकर्षित रंग रूप की बदौलत पूरी दुनिया में वो नाम बनाया जिसको आज तक बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि हिंदी सिनेमा के 111 सालों के इतिहास में ये एक ऐसी इकलौती अभिनेत्री थी जो देश के लिए शहीद अभिनेत्री कहलाई। इस अभिनेत्री को भारत सरकार ने किस जुर्म में गिरफ्तार करके 8 महीने जेल में डालकर दी दिल दहलाने वाली सजा। जेल में इस अभिनेत्री के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इनको रहना पड़ा था अपने ही मलमूत्र में, और क्यों इस अभिनेत्री को जेल में किया गया था सबके सामने एकदम नंगा। As a woman comes in, she is stripped naked in front of everyone else. क्यों भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ढाए इस अभिनेत्री पर वो जुल्म जिनको सुनकर पूरी दुनिया की महिलाओं में बैठ गया डर, और कैसे इस अभिनेत्री की मौत के लिए आज भी भारतीय इतिहास में काले अक्षरों से लिखा गया इंदिरा गांधी का नाम। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ शर्मनाक और अपमानजनक जिंदगी और मौत की दास्तां। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज हम अपने इस शो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिंदगी के बारे में जिसे भले ही आज दुनिया ने भुला दिया हो, लेकिन भारतीय राजनीति और भारतीय लोकतंत्र में इस अभिनेत्री के नाम को हमेशा याद रखा जाता है। इस अभिनेत्री के नाम से आज भी क्यों भारतीय संसद गूंज उठता है, क्यों इस अभिनेत्री के नाम पर गांधी परिवार को काले अक्षरों में काला धब्बा माना जाता है, क्यों इस अभिनेत्री की जिंदगी से ज्यादा इनकी मौत बन गई पूरी दुनिया में चर्चा का विषय। इतनी महान और शहीद कहलाई अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि वो थी कन्नड़ और हिंदी सिनेमा की एक्ट्रेस स्नेहालता रेड्डी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। स्नेहालता रेड्डी का जन्म साल 1932 को आंध्र प्रदेश में धर्मांतरित ईसाई परिवार में हुआ था। स्नेहा का जन्म उस वक्त हुआ था जब इनका परिवार काफी दुख और तकलीफ के बीच जी रहा था, लिहाजा स्नेहालता का भी शुरुआती जीवन काफी दुख तकलीफ के साथ ही गुजरा। थोड़ी बड़ी हुई तो अपने आसपास अंग्रेजों का जुल्म देखा, जिसकी वजह से ये काफी क्रांतिकारी और बगावती विचारों की लड़की बन गई थी। उनका मन पूरी तरह से ब्रिटिश राज के खिलाफ हो गया था और इसी सब को देखते हुए इन्होंने अपना ईसाई नाम बदलकर भारतीय नाम स्नेहा रख लिया था और हमेशा के लिए भारतीय कपड़े और वेशभूषा अपना लिया। ये ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ थी। ये अपने कॉलेज के समय से ही स्नेहा आजादी पर आधारित नाटकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थी ताकि लोग देश की आजादी के प्रति जागरूक हो सकें, और इसी वजह से स्नेहा की रुचि नाटकों में दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्नेहा एक थिएटर ग्रुप मद्रास प्लेयर्स से जुड़ गयी। थिएटर के दिनों में इनके नाटक को देखने अक्सर कन्नड़ तेलुगु फिल्म निर्देशक पट्टाभिराम रेड्डी आया करते थे। वो अक्सर अपनी फिल्म के लिए इन्हीं नाटकों से कलाकारों को पसंद करते थे। इन्हीं नाटकों के जरिए स्नेहा और पट्टाभिराम रेड्डी की मुलाकात हुई। बातचीत में दोनों के विचार एक दूसरे से काफी मेल खाते थे, लिहाजा इन दोनों की ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई ये दोनों को ही पता नहीं चला, और एक दिन इन दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली और शादी के बाद स्नेहालता रेड्डी फिल्मों में काम करने लगी, जिसमें ज्यादातर फिल्म इनके पति के द्वारा ही बनाई गयी। स्नेहा उस दौर में उन फिल्मों का हिस्सा होती थीं जिन फिल्मों के जरिए समाज में चल रही कुप्रथाओं का जोर होता था, इसलिए नासमझ समाज में इनकी फिल्मों का काफी विरोध भी होता था, और इनकी एक ऐसी ही कन्नड़ फिल्म थी जिसे कन्नड़ सिनेमा के इतिहास की आज तक की सबसे मशहूर फिल्म माना जाता है।
फिल्म का नाम था संस्कार। साल 1971 में इस रिलीज को लेकर मद्रास सेंसर बोर्ड में ऐसा बवाल हुआ कि इस फिल्म को 4 साल तक लटका कर रखा। लेकिन जब इस फिल्म के रिलीज को लेकर मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद इस फिल्म को रिलीज किया गया और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो समाज में इस फिल्म ने एक नई क्रांति ला दी। इस फिल्म के ऊपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स की मानो झड़ी लग गई थी और इस फिल्म से स्नेहा लता रेड्डी पूरी दुनिया में मशहूर हो गईं और वो अब एक राष्ट्रीय फिल्म अभिनेत्री के तौर पर जानी जाने लगी। इस फिल्म के बाद स्नेहा ने बैंगलोर और मद्रास के थिएटर की स्थापना की। इन थिएटर के जरिए पूरे समाज और देश की महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार, कुप्रथाओं को उजागर किया जाता था और स्नेहा इन सब में सबसे आगे रहती थीं और इसी वजह से इनकी इमेज अभिनेत्री के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता की भी थी। इनके इन्हीं कामों की चर्चा राजनीति के बड़े लोगों के बीच होती थी और इसी राजनीति में एक नाम था जॉर्ज फर्नांडिस, जो भारत की राजनीति के एक मशहूर समाजवादी नेता हैं। स्नेहा लता रेड्डी और जॉर्ज फर्नांडिस की दोस्ती काफी अच्छी थी, लेकिन स्नेहा लता रेड्डी को क्या पता था कि ये दोस्ती आगे चलकर उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद और नरक बना देने वाली थी। 25 जून 1975 की वो काली रात, जिस दिन देश में वो हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। 25 जून 1975 को देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर देश को संबोधित करते हुए देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इस आपातकाल में देश के सभी नागरिकों पर देश के खिलाफ बोलने की पाबंदी लग गई। देश की राजनीति से जुड़े बड़े छोटे सभी नेताओं अभिनेताओं को जबरदस्ती पकड़कर जेल में डाल दिया गया। कुछ नेता मौके का फायदा उठाकर कहीं अंडरग्राउंड हो गए और उन्हीं में से एक थे जॉर्ज फर्नांडिस। दरअसल जॉर्ज फर्नांडिस का पकड़ा जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस आपातकाल से पहले ही रेलवे कर्मचारियों के लिए बेहतर काम, बेहतर वेतन को लेकर इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ हड़ताल कर चुके थे और ये हड़ताल दुनिया की सबसे बड़ी हड़ताल थी। आपातकाल के समय स्नेहा लता रेड्डी की बात जॉर्ज फर्नांडिस से हुई थी और उन्होंने बताया कि वो किस तरह से पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मूवमेंट चलाने वाले हैं। लेकिन ये स्नेहा लता को जॉर्ज फर्नांडिस का ये प्रस्ताव सही नहीं लगा क्योंकि स्नेहा अहिंसावादी थी और जॉर्ज फर्नांडिस उस समय हिंसा की बात कर रहे थे, लिहाजा स्नेहा उनसे अलग हो गयी। लेकिन इन दोनों की इस दोस्ती की खबर उस वक्त इंदिरा गांधी को भी थी, इसलिए इंदिरा गांधी जॉर्ज फर्नांडिस को पकड़ने के लिए शिकंजा कसते हुए स्नेहा लता रेड्डी के पीछे लग गयीं। 27 अप्रैल 1976 की वो शाम जब स्नेहा लता और उनके पति पट्टाभी बैंगलोर से मद्रास के लिए एक जरूरी काम से निकले और यही वो वक्त था जब मुसीबत स्नेहा लता रेड्डी के जीवन में घुस गई थी। उनकी जिंदगी दुख तकलीफ के सागर में डूबने वाली थी। दरअसल इधर स्नेहा लता और पट्टाभी मद्रास आए और उधर बैंगलोर में उनके घर पुलिस पहुंची और उन्होंने स्नेहा लता के बारे में उनके बेटे और बेटी के साथ साथ बूढ़े माता पिता को कठोरता के साथ पूछताछ की और पूरे घर के एक एक सामान को तोड़ फोड़ दिया। उनके घर में हो रहे इस तांडव से स्नेहा लता बेखबर थीं। तो ऐसे में उनके एक पड़ोसी ने स्नेहा लता रेड्डी के बैंगलोर वाले घर पर फोन करके उनको सारी सूचना दी। सूचना मिलते ही दोनों पति पत्नी मद्रास से बैंगलोर के लिए निकल गए और जैसे ही स्नेहा लता रेड्डी घर पहुंची तो देखा उनके परिवार को पुलिस बेबुनियाद तरीके से उठा कर ले गई। लेकिन जैसे ही स्नेहा लता रेड्डी पुलिस के पास अपने परिवार को छुड़ाने पहुंची तो पुलिस वालों ने परिवार को छोड़ दिया और स्नेहा लता रेड्डी को पूछताछ के नाम पर
वहीं रोक लिया। 3 दिन के मानसिक तनाव को झेलते हुए परिवार और खुद स्नेहलता रेड्डी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये सब क्या और क्यों हो रहा है। पट्टाभी रेड्डी ने जब स्नेहलता के बारे में पता किया तो उनको पता चला कि उनकी पत्नी को पुलिस ने बड़ोदरा डायनामाइट केस में आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक स्नेहलता संसद भवन, कुछ मंत्रालयों और दिल्ली की कुछ प्रमुख इमारतों को बॉम्ब से उड़ाने की साजिश रच रही थी। और इसके साथ साथ इनके ऊपर मीसा एक्ट भी लगा दिया। मीसा एक्ट वो एक्ट था जिसमें इमरजेंसी के समय सरकार के खिलाफ बोलने वाले किसी भी इंसान को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन अभी तक स्नेहा के साथ जो हो रहा था वो सिर्फ एक दिखावा था। असल में तो इंदिरा गांधी स्नेहलता के जरिए जॉर्ज फर्नांडिस का पता लगाना चाहती थी, लेकिन स्नेहलता जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। लिहाजा उनसे जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में जानकारी जुटाने के लिए सरकार ने उनके साथ जुल्म का वो खेल रचा कि किसी की भी रूह कांप जाए। सबसे पहले स्नेहलता रेड्डी को बैंगलोर की सेंट्रल जेल में ले जाया गया, जहां इनको सभी और लोगों से अलग काल कोठरी में बंद कर दिया गया। इस काल कोठरी में हमेशा अंधेरा रहता था और इसमें एक इंसान का शरीर पूरी तरह से आता भी नहीं था। और इसी छोटे से बैरक में ही इंसान को मल मूत्र के लिए सिर्फ एक छेद होता था और जहाँ कीड़े मकोड़े और मच्छरों की भरमार थी। अब आप खुद ही कल्पना कीजिए कि इतनी भयावह सजा में स्नेहलता ने कैसे रखा होगा अपने आप को, जबकि स्नेहलता रेड्डी को सांस लेने में दिक्कत होती थी क्योंकि वो अस्थमा की मरीज थी। स्नेहलता रेड्डी उसी काल कोठरी में थी और उसी में वो मलमूत्र भी कर रही थी। बदबू और मलमूत्र में सनी होने के कारण स्नेहलता रेड्डी बेगुनाह होकर भी नरक से बदतर सजा भुगत रही थी। उनकी ये सजा यही खत्म नहीं हुई। इसी जेल में एक टॉर्चर रूम भी था जहां स्नेहलता रेड्डी को ले जाया जाता था, जहां पूछताछ के नाम पर उनसे उनके बदन से कपड़े उतरवाए जाते, मना करने पर उनको मारा पीटा जाता। और जबरदस्ती उनको सबके सामने बिना कपड़ों के रखा जाता था। स्नेहलता रेड्डी उस तकलीफ से गुजर रही थी जो शायद उन्होंने कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोची थी। स्नेहलता को जेल में बद से बदतर खाना दिया जाता था। उनको आए दिन नई नई सजाएं दी जाती और जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में पूछा जाता, लेकिन जब उनको कुछ पता ही नहीं था तो आखिर वो जवाब क्या देती। लेकिन स्नेहा की किसी ने भी एक न सुनी और सरकार ने उनके ऊपर हर वो जुल्म और यातना की जिसका कोई अंत नहीं था। इनकी इसी जेल में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेता भी बंद थे और वो लोग अभी अक्सर दूर कहीं जेल में आधी रात को एक महिला के दर्द में चीखने दहाड़ने की आवाज सुनते थे, जो उनको बाद में पता चला था कि वो आवाज स्नेहलता रेड्डी की होती थी। इतना जुल्म और यातना झेलकर स्नेहा मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो गई थी। उनको अस्थमा की वजह से काफी तकलीफ झेलनी पड़ रही थी। वो इतने दर्द में थी कि उनको अस्थमा के अटैक आने लगे, जिसकी वजह से वो तड़पने लगी, बिलखने लगी। लेकिन जेल के अधिकारी इतने निर्दयी और जल्लाद थे कि वो स्नेहा को कोई भी स्वास्थ्य संबंधी दवाएं नहीं देते थे। उधर स्नेहलता रेड्डी का पूरा परिवार परेशान था। किसी को कुछ पता नहीं था कि स्नेहा के साथ जेल में आखिर क्या हो रहा है। लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद एक दिन स्नेहलता रेड्डी के घर में एक अनजान फोन बजा, जो उनकी बेटी नंदा रेड्डी ने उठाया। फोन से आवाज आई कि उनकी मां स्नेहलता रेड्डी को विक्टोरिया हॉस्पिटल लाया गया है, आप लोग उनसे मिलने आ सकते हैं। जिसके बाद पूरा परिवार तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा और वहां स्नेहलता रेड्डी की हालत देखकर सबके होश फाख्ता हो गए। उन्होंने देखा कि स्नेहलता रेड्डी बिल्कुल कमजोर हो गई थी। उनकी हड्डियां निकल आई थी, जगह जगह चेहरे और शरीर पर चोटों के निशान थे। ये सब देख उनकी बेटी नंदा अपनी माँ को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी और स्नेहलता भी फूट फूट कर रोने लगी। हॉस्पिटल में छोटा सा इलाज कराने के बाद फिर से बैंगलोर जेल में स्नेहा को डाल दिया गया। बीमार लाचार स्नेहा दिन प्रतिदिन टूटती चली गयी। उनको फेफड़ों में भी संक्रमण हो चला था। उनकी हालत इतनी खराब हो गई
कि लगने लगा कि कब मौत हो जाए, लिहाजा जेल प्रशासन ने डरते हुए उनको कुछ दिन के लिए पैरोल पर छोड़ दिया और 15 जनवरी 1977 को स्नेहा जेल से बाहर आ गयी। एस्थमेटिक कोमा में जाते जाते जब उनकी हालत बिगड़ी तो पैरोल पर उनको 15 जनवरी 77 में छोड़ा। लेकिन स्नेहा लता बाहर आने के बाद भी जेल में उनके साथ हुए जुल्म के कहर के बारे में सोचती रहती और दोबारा जेल जाना पड़ेगा, इस बात से ही वो पूरी तरह से कांप उठती। और इसी सब सोच और कश्मकश में 20 जनवरी 1977 को जेल से छूटने के 5 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई और स्नेहा हमेशा हमेशा के लिए उस जुल्म और नर्क की दुनिया से अलविदा कह गई। वो जिंदगी की जंग को हार गई थी। पुलिस के पास स्नेहा लता के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, फिर भी उनको इमरजेंसी काल में 8 महीने तक जेल में रखा था। चार्जशीट में इस औरत का नाम नहीं था और 5 दिन बाद उनका देहांत हो गया। एक महान अभिनेत्री, लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता होने के बाद भी इस अभिनेत्री को जेल में वो दिन और सजा दी गई जो जेल में किसी आतंकवादी को भी नहीं दी जाती। स्नेहा को उस जुर्म की सजा दी गई जिसमें उनका हाथ या दोष कतई नहीं था। स्नेहा लता की बेटी नंदा आज भी अपनी मां के साथ हुई इस बर्बरता को सोचकर सिहर उठती हैं और वो इंदिरा गांधी को अपनी मां का कातिल मानती हैं और उनके नाम को इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से लिखा देखती हैं। जेल के वक्त स्नेहा ने एक लेटर भी लिखा था जिस पर उन्होंने अपने ऊपर हुए जुल्म को पूरी तरह से लिखा था, जिसे उनके मरने के बाद आ प्रेजेंट डायरी के नाम से पब्लिश किया गया था। स्नेहा लता रेड्डी की बेटी एक पत्रकार हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। वो आए दिन जुल्म और सितम पर एक से एक आर्टिकल लिखती हैं। वो अपनी मां की मौत को हत्या के रूप में देखती हैं। वो हमेशा गांधी परिवार को इसका जिम्मेदार ठहराती हैं और इसीलिए वो अपनी मां को आपातकाल का पहला शहीद मानती हैं। और 5 दिन बाद उनका देहांत हो गया। इनका इतिहास खून से सना है। लेकिन आज भी भारतीय राजनीति और संसद में इनका नाम गूंजता है। स्नेहा लता रेड्डी की आज बात करना जरूरी है। बेंगलुरु की जेल में बंद किया गया। आज तत्कालीन सरकार गांधी परिवार और कांग्रेस सरकार को स्नेहा लता के ऊपर किए गए जुल्मों के लिए घेरती है, जिसका जवाब कांग्रेस सरकार नहीं दे पाती है। सत्ता और राजगद्दी के लालच में देश में इमरजेंसी लगाई गई, जिसके नाम पर देश में 1 लाख लोगों को जेल में डाला गया। लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराई गई। लोगों से सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी छीन ली गई और इस सब के चलते न जाने कितने ही लोग सरकार की बर्बरता के चलते बिना कसूर के दुनिया से अलविदा हो गए। स्नेहा लता रेड्डी आज भले ही हमारे बीच नहीं हो, लेकिन साउथ इंडस्ट्री में बड़े सम्मान के साथ उनको पूजा जाता है, याद किया जाता है। उनको लोग शहीद का दर्जा देते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल क्यों लगाया था? स्नेहा लता रेड्डी की क्या गलती थी जिसकी वजह से ये महान अभिनेत्री दुनिया से चली गयी? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके पास स्नेहा लता रेड्डी से जुड़ा कोई भी सच हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल न भूलें। बहुत जल्दी एक और सच्ची बायोग्राफी और कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। ये स्नेहा लता रेड्डी के शब्द हैं जो उन्होंने इमरजेंसी के कालखंड में जेल में लिखे।